गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने आपसे कोशिका का परिचय और कोशिका सिद्धांत पर आपसे चर्चा की। कोशिका क्या है मैंने आपको बताया कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। पृथ्वी पर चाहे पौधे हों चाहे जंतु हों, सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। कोशिकाएं जो होती हैं वो मिलकर के ऊतकों का निर्माण करते हैं, ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं, अंग मिलकर के तंत्र का निर्माण करते हैं और तंत्र मिलकर के अंग और तंत्र मिलकर के एक शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। अर्थात किसी भी जीव की संरचना का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, कोशिका के द्वारा होता है। जितने भी ऊतक होते हैं, अंग होते हैं, तंत्र होते हैं, इनके विशिष्ट कार्य होते हैं, स्पेसिफिक कार्य होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोशिका जो है एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई होती है। कोशिका जीव के शरीर की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। उसके पश्चात हमने आपको कोशिका के बारे में बताया कि कोशिका के चारों ओर पारगम झिल्ली से, कोशिका जो होती है वो चारों ओर से एक पारगम झिल्ली द्वारा क्या होती है, घिरी हुई होती है। देखिए कोशिका के बारे में, कोशिका की खोज के बारे में मैंने आपसे बात की थी कि 1610 में गैलीलियो नाम के वैज्ञानिक ने, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से वास्तविक कोशिकाओं का क्या किया था, अध्ययन किया था। वास्तविक कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा था। उसके पश्चात 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने, किसने, रॉबर्ट हुक नामक जो वैज्ञानिक था, उस रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने कॉर की पतली जो परत होती है, उस कॉर की पतली परत में, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष्ठों को देखा और उन्हीं कोष्ठों को रॉबर्ट हुक ने सेलुला नाम दिया। और सेलुला का अर्थ होता है कोशिका और सेलुला का अर्थ होता है सेल और सेल का अर्थ होता है कोशिका। देखिए इसके पश्चात मैंने आपको बताया था कि 1674 के अंदर एंट वॉन ल्यूवेनहॉक नाम का वैज्ञानिक था और एंट वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले जीवित कोशिकाओं का स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्हें देखा था, उनका अध्ययन किया था। एंट वॉन ल्यूवेनहॉक ने प्रोटोजोआ जीवों का अध्ययन किया था, प्रोटोजोआ जीवों को देखा था, अमीबा है, पैरामीशियम है, इनकी कोशिकाओं को देखा था। इन्होंने मानव के शुक्राणु को देखा था, मानव के अंडाणु को देखा था, लाल रुधिर कणिकाओं को इन्होंने देखा था। तो आपको बता दूं, जीवित कोशिकाओं को सबसे पहले देखने वाले वैज्ञानिक थे एंट वॉन ल्यूवेनहॉक और मृत कोशिकाओं को देखने वाला व्यक्ति कौन था, रॉबर्ट हुक नाम का वैज्ञानिक। उसके बाद हमने आपसे बात की थी कोशिका सिद्धांत के बारे में। ए.के. शर्मा को भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। आपको मैंने दो शब्द बताए थे, साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। कोशिका विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है, कोशिका की संरचना और क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे कोशिका विज्ञान या उसे साइटोलॉजी कहते हैं। और सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका और उनके कोशिकांगों का जो अध्ययन किया जाता है। कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे केंद्रक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्जी काय पाया जाता है, अंतःप्रदव्य जालिका पाई जाती है, इन सभी का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान, या उसे इंग्लिश में सेल बायोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद हमने कोशिका सिद्धांत पर बात की थी और कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक थे, मैंने बताया था, M.I. सिलाइडेन और मैथियस टी स्वान, ठीक है, या हम बोल सकते हैं M.I. सिलाइडेन और टी स्वान नामक वैज्ञानिक ने 1838-39 के अंदर
कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और कोशिका सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको बताया था कि पादप और जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से बना होता है और कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। उच्च श्रेणी के जीव जो होते हैं उनकी प्रत्येक कोशिका जो होती है वो स्वतंत्र रूप से क्या करती है, कार्य करती है। तीसरा सिद्धांत मैंने बताया, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ये मैंने आपको बोला था कि मातृ कोशिकाओं से पुत्री कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। सबसे अंत में मैंने आपको बताया था आधुनिक कोशिका सिद्धांत, मॉडर्न सेल थ्योरी। आधुनिक कोशिका सिद्धांत रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में, नेगली नाम के वैज्ञानिक ने 1846 में, पुरकिंजे, वान मोल और उनके कुछ साथियों ने मिलकर के आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया, जिसका पहला बिंदु मैंने बताया कि कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में कार्य करती है। कोशिका जो होती है वो उपापचयी क्रियाओं की, कोशिका जो होती है वो उपापचयी क्रियाओं की क्या होती है, इकाई होती है। तीसरा मैंने बताया कि कोशिका जो होती है वो आनुवंशिक इकाई के रूप में कार्य करती है। कोशिका के बारे में मैंने बताया कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। इन सभी बिंदुओं पर हमने लास्ट वीडियो में आपसे चर्चा की। आज जो हम आपसे बात करेंगे वो कौन कौन से बिंदुओं पर करेंगे। पहला बिंदु होगा एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत के अपवाद। पहला बिंदु हमारा ये रहेगा। दूसरा बिंदु हमारा रहेगा कोशिका का समग्र अवलोकन, ठीक है। तीसरा पॉइंट रहेगा शेप एंड साइज ऑफ सेल, कोशिका का आकार और आकृति। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो है टाइप ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। इन सभी बिंदुओं पर हम आपसे आज के इस वीडियो में आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। एक्सेप्शंस, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। देखिए लेसन नंबर 2 के अंदर हमने आपको पढ़ाया था जंतुओं का वर्गीकरण, और उसमें हमने आपसे बात की थी वायरसों के बारे में। और वायरसों में मैंने आपको बताया कि वायरस जो होता है वो कोशिका सिद्धांत का सबसे बड़ा अपवाद होता है। क्यों होता है? क्योंकि वायरस जो होते हैं उनमें वायरस जो होते हैं वो कोशिकाओं से बने हुए नहीं होते हैं। वायरस किससे नहीं बने होते हैं? कोशिकाओं से बने हुए नहीं होते हैं। इसलिए वायरस जो होते हैं वो सामान्य रूप से किससे बने होते हैं? रासायनिक पदार्थों के रूप में बने होते हैं। या हम कह सकते हैं वायरस जो होते हैं वो सामान्यतः रासायनिक पदार्थों की तरह होते हैं, जिसमें उपापचयी क्रियाएं भी नहीं होती है। मैंने आपको बोला था वायरस को सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी क्यों कहा जाता है, और आपको मैंने वहां पे बोला था निर्जीव लक्षणों में कि वायरसों के अंदर उपापचयी क्रियाएं और श्वसन की क्रिया नहीं पाई जाती है। और वही बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि वायरस जो होते हैं, ठीक है, उनका शरीर जो होता है वो कोशिकाओं से बना हुआ नहीं होता है। अर्थात वायरस जो है वो कोशिकाओं से बने नहीं होते हैं। सामान्य रूप से जो वायरस होते हैं, ठीक है, वो रासायनिक पदार्थों के रूप में बने होते हैं या रासायनिक पदार्थों की तरह होते हैं, जिनमें उपापचयी क्रियाएं और श्वसन की क्रिया नहीं पाई जाती, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वायरस जो होते हैं वो कोशिका सिद्धांत का सबसे बड़ा क्या होता है? अपवाद होता है। तो वायरस है वो कोशिका सिद्धांत का क्या है? अपवाद है, क्योंकि वायरस जो होते हैं वो कोशिकाओं से बने हुए नहीं होते हैं। दूसरा हमारा आज का टॉपिक है कोशिका का समग्र अवलोकन। देखिए हम कोशिका का समग्र अवलोकन करने जा रहे हैं। समग्र अवलोकन कोशिका का समग्र अवलोकन पर आपसे चर्चा कर रहे हैं और आप ध्यान से सुनिए। प्याज जो होता है, प्याज की कोशिका जो होती है वो एक प्रारूपिक पादप कोशिका होती है।
प्याज की जो कोशिका होती है वो एक प्रारूपिक पादप कोशिका होती है, और एक प्रारूपिक जो पादप कोशिका होती है, एक प्रारूपिक जो पादप कोशिका होती है उसकी संरचना को मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। एक प्रारूपिक जो पादप कोशिका होती है, ये एक प्रारूपिक पादप कोशिका का मैंने आपको डायग्राम बनाया है, ठीक है। वैसे इसको चाहे तो मैं कई तरीके से हम इसका डायग्राम इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। चलो इस तरीके से हमने क्या है यहाँ पे डायग्राम बना दिया है। तो एक प्रारूपिक जो पादप कोशिका है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि प्याज की जो कोशिका होती है वो एक प्रारूपिक पादप कोशिका होती है, जिसकी सबसे बाहरी सतह होती है, सबसे बाहरी जो सतह होती है, ये सबसे बाहरी सतह होती है। इस सबसे बाहरी सतह को क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति कहते हैं। ये कोशिका भित्ति होती है, और ये कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ, ये कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ, कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ एक सतह पाई जाती है, एक झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है। इस झिल्ली नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? इस झिल्ली नुमा संरचना को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। कई बार हम इसको सेल मेम्ब्रेन को आप शॉर्टली सीएम भी बोल देते हैं। कोशिका झिल्ली को कई बार हम शॉर्टली आपको सीडब्ल्यू भी बोल देते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये सबसे भारी कोशिका का स्तर होता है, सबसे भारी सतह होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति के अंदर की सतह जो होती है उसको क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। देखिए इस कोशिका झिल्ली के अंदर क्या पाया जाता है? ठीक है, एक झिल्ली युक्त संरचना पाई जाती है। ये एक झिल्ली युक्त संरचना है, इसके अंदर पाई जाती है। इस झिल्ली युक्त जो संरचना होती है इसे क्या कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है। ठीक है, एक सघन झिल्ली युक्त संरचना पाई जाती है। इस सघन झिल्ली युक्त संरचना को क्या कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है। और केंद्रक जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? गुणसूत्र पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं? आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। गुणसूत्र क्या है? उनके अंदर पाए जाते हैं, या उनके अंदर क्या पाए जाते हैं? डीएनए क्या है? पाया जाता है। आपको मैं बता दूं, जिस कोशिका के अंदर झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है, जिस कोशिका के अंदर ये झिल्ली युक्त क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। जिस कोशिका के अंदर झिल्ली युक्त क्या पाया जाता है? जिस कोशिका के अंदर झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है, इस प्रकार का झिल्ली युक्त केंद्रक जिसमें पाया जाता है उस कोशिका को यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। अर्थात यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुविकसित, सुविभेदित, ठीक है, केंद्रक झिल्ली युक्त क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और जिस कोशिका के अंदर झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है? झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता है, स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है, पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। इस प्रकार की कोशिका को कौन सी कोशिका कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। उनमें केंद्रक के स्थान पर क्या पाया जाता है? केंद्र काव्य पाया जाता है, न्यूक्लियोइड पाया जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है।
अभी तक हमने दो बिंदुओं पर बात कर लिया है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद और दूसरा है कोशिका का समग्र अवलोकन। तो मैंने बताया कि प्याज की जो कोशिका होती है वो एक प्रारूपिक पादप कोशिका होती है, जिसका सबसे बाहरी सतह कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली के अंदर की तरफ क्या पाया जाता है, एक सघन झिल्ली युक्त क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। इसके अंदर क्या भरा होता है, कोशिका द्रव भरा होता है। विभिन्न प्रकार के कोशिकांग इनके अंदर क्या है, पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। हरित लवक इनके अंदर क्या है, पाया जाता है। राइबोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। इनके अंदर अंतःपरिधीय जालिकाएं पाई जाती है, रिक्तिकाएं पाई जाती है। ये विभिन्न प्रकार के कोशिकांग किसमें पाए जाते हैं, इस पादप कोशिका के अंदर क्या है, पाए जाते हैं। ये हमने आपको बता दिया, कोशिका का समग्र रूप से हमने अवलोकन कर दिया कि कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, उनके अंदर बाहरी सतह किसकी बनी होती है, उस बाहरी सतह के आवरण को क्या कहा जाता है, आंतरिक सतह को क्या कहा जाता है, उन सभी बिंदुओं पर हमने आपसे चर्चा करी। अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि कोशिका का आकार और आकृति किस प्रकार की होती है। ठीक है, शेप एंड साइज ऑफ सेल। ठीक है, देखिए तीसरे बिंदु पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, शेप एंड साइज ऑफ सेल। शेप एंड साइज ऑफ सेल, कोशिका का आकार और आकृति। कोशिका का आकार और आकृति, इस पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। कोशिका का आकार और किस पे बात करेंगे, हम आकृति के बारे में बात करेंगे। देखो बता दें हम आपको, भिन्न भिन्न जो जीव होते हैं, ठीक है, उन भिन्न भिन्न जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। और भिन्न भिन्न जीवों की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी आकृति कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। कुछ जीवों की आकृति जो होती है, कुछ जीवों की कोशिका की आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। कुछ जीवों की कोशिका कैसी होती है, आकृति कैसी होती है, कुछ जीवों की कोशिका का आकार कैसी होता है, गोलाकार होता है। कुछ जीवों का आकार कैसा होता है, अंडाकार होता है। कुछ जीवों का आकार चट्टाकार होता है। कुछ जीवों की कोशिका का आकार कैसा होता है, नली के आकार की संरचना के रूप में पाया जाता है। कुछ जीवों की कोशिका का आकार कैसा होता है, इस तरीके से होता है, यानी कि तारे के आकार की संरचना के रूप में क्या है, पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, तारे के आकार की संरचना के रूप में क्या है, पाया जाता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी कोशिका का आकार कैसा होता है, तुर्क के समान होता है, स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होता है। कुछ जीवों का आकार, कुछ जीवों की कोशिका का आकार तस्तरी के समान होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, तस्तरी के आकार के समान उनकी संरचना पाई जाती है। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी कोशिका का कोई निश्चित आकार नहीं होता, अर्थात जिनका आकार कैसा होता है, अनियमित होता है। तो कुछ का कैसा होता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है, अनियमित आकार की होती है। तो आकार आकृति आपको पता लग गया, ठीक है, कि कोशिकाओं का आकार गोलाकार भी हो सकता है, कैसा हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है, नलिकाकार भी हो सकता है, कैसा हो सकता है, तारे के आकार का हो सकता है, तस्तरी के आकार का होता है, तुर्क के आकार का हो सकता है। यह अनियमित आकार की संरचना के रूप में क्या है, कोशिका का आकार हो सकता है। अब हम बात करते हैं साइज के, ठीक है, कि भाई कोशिका का साइज क्या होता है। मैंने आपको बताया कि भिन्न भिन्न जीवों की कोशिका की आकृति भिन्न होती है। ऐसे भिन्न भिन्न जो जीव होते हैं उनकी कोशिका की जो आकृति होती है वो भी कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, उनकी साइज कैसी होती है, भिन्न होती है। परंतु कोशिका का आकार जो होता है वो सामान्यतः, कोशिका का जो आकार होता है, साइज जो होता है वो सामान्यतः 0.5 माइक्रोन, 0.5 माइक्रोन से लेकर के 20 माइक्रोन होता है। कोशिका का आकार सामान्यतः कितना होता है, 0.5 माइक्रोन से लेकर के 20 माइक्रोन होता है। ठीक है, अर्थात ये कोशिका का क्या होता है, व्यास होता है, डायामीटर होता है।
एक सामान्य कोशिका का व्यास 0.5 माइक्रोन से लेकर के 20 माइक्रोन होता है। कितना होता है? 0.5 माइक्रोन से लेकर के 20 माइक्रोन होता है। देखिए सबसे छोटी जो कोशिका है वो मैंने आपको कल ही बताई थी। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, ठीक है, लेड लावी। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा लेड लावी, जिसको हम पीपीएलओ भी बोल सकते हैं। पीपीएलओ का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए, पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। मैं लिख रहा हूं, प्लूरो, पी फॉर निमोनिया, यहां पे पी साइलेंट हो रही, एल फॉर होता है लाइक, ओ फॉर होता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, इस पीपीएलओ को हम क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा लेड लावी। इसका आकार जो होता है वो सबसे कैसा होता है? छोटा होता है। स्मॉलेस्ट साइज होती है इसकी। कैसी होती है? इसका आकार सबसे छोटा होता है। और इसका साइज मैं बता दूं, 0.1 माइक्रोन से लेकर के कितना होता है? 0.3 माइक्रोन होता है। कितना होता है? 0.1 माइक्रोन से लेकर के 0.3 माइक्रोन होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में सबसे बड़ी, मैं आपको बता दूं, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, देखो ये शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और शुतुरमुर्ग के अंडे का जो व्यास होता है वो कितना होता है? 170 से लेकर के 155 माइक्रोन होता है। शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार सबसे बड़ा होता है और कितना होता है? 170 से लेकर के 155 माइक्रोन होता है। कितना होता है? माइक्रोन होता है। जंतु जो कोशिकाएं होते हैं, ठीक है, उन जंतु कोशिकाओं में सबसे लंबी जो कोशिका होती है, जितने भी प्राणी होते हैं, जैसे मानव है, ठीक है, या जंतुओं में क्या पाई जाती है? सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है तो तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। देखो तंत्रिका कोशिका आपने देखी होगी, इस तरीके की होती है। इस तरीके से आप लोगों ने कौन सी कोशिका देखी होगी? तंत्रिका कोशिका देखी होगी, ठीक है। इस तरीके से कौन सी कोशिका होती है? ये तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका की लंबाई जो होती है वो जंतु कोशिकाओं में सबसे लंबी होती है। और तंत्रिका कोशिका की लंबाई 3 से लेकर के 3.5 फीट होती है। यानी कि 3 से लेकर के 3.5 फीट की लंबाई में कौन पाई जाती है? तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। तो तंत्रिका कोशिका जो होती है वो जंतुओं में सबसे लंबी क्या होती है? कोशिका होती है, जिसकी लंबाई 3 से लेकर के 3.5 फीट के लगभग होती है। पादप कोशिकाओं में अगर मैं बात करूं तो एक रेमी का रेशा होता है, रेमी पादप होता है। उस रेमी पादप के रेशे की जो लंबाई होती है वो सबसे अधिक होती है। और रेमी पौधे के पादप के रेशे की जो लंबाई होती है वो लगभग कितने सेंटीमीटर होती है? 55 सेंटीमीटर होती है। रेमी नाम का जो पौधा होता है उसके रेशे की लंबाई सबसे ज्यादा होती है और कितनी होती है? 55 सेंटीमीटर होती है। देखिए अभी तक हमने 3 बिंदुओं पर बात की है। एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, दूसरा है कोशिका का समग्र अवलोकन, और तीसरा बिंदु पर हमने आप बात कर चुके हैं कौन सा? आकार और आकृति। किसकी? कोशिका की आकार और आकृति। मैंने आकृति बता दी है कि चपटी हो सकती है, गोलाकार हो सकती है, अंडाकार हो सकती है, तुर्क के आकार की हो सकती है, तारे के आकार की हो सकती है, अनियमित आकार की हो सकती है। आकार साइज मैंने आपको बता दिया है कि सबसे छोटा आकार किसका होता है? माइकोप्लाज्मा लेड लावी या पीपीएलओ का होता है, जिसका आकार 0.1 माइक्रोन से लेकर के 0.3 माइक्रोन होता है। सामान्यतः जो कोशिका होती है उसकी लंबाई, उनका व्यास कितना होता है? 0.5 माइक्रोन से लेकर के 20 माइक्रोन होता है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसका व्यास कितना होता है? 170 से लेकर के 155 माइक्रोन होता है, ठीक है। मानव के अंदर या जंतुओं के अंदर जो तंत्रिका कोशिका होती है उसकी लंबाई 3 से 3.5 फीट होती है,
ठीक है। रेमी जो पादप होता है उसकी रेशे की लंबाई कितनी होती है? 55 सेंटीमीटर होती है। इज इट राइट? देखिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहे हैं और वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस पर हम पहले भी आपसे कई बार बात कर चुके हैं, और वो है कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार। अब कोशिका के प्रकार किस आधार पे हैं वो भी मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। आपको हम बता दें केंद्रक की, ठीक है, केंद्रक के विकास के आधार पर भी बोल सकते हैं, और सामान्य रूप में बोलना चाहें तो कोशिका के प्रकार बोल सकते हैं। कोशिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है, टाइप ऑफ सेल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोशिका का प्रकार। कोशिका का प्रकार इंग्लिश में बोलते हैं टाइप ऑफ सेल, ठीक है। देखिए कोशिका जो होती है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली होती है जिसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी होती है जिसको बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, और पहले आपको हमने बताई थी प्रोकैरियोटिक कोशिका। इज इट राइट? अब देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका पर हम सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए प्रो का अर्थ क्या होता है? प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है, ये प्रोकैरियोटिक जो शब्द है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। प्रोकैरियोटिक एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर के बना है। कितने शब्दों से मिलकर के बना है? दो शब्दों से, प्रो प्लस कैरियोन, ठीक है। प्रो का अर्थ होता है प्रिमिटिव, और कैरियोन का अर्थ होता है न्यूक्लियस। प्रिमिटिव का अर्थ होता है आद्य, या प्रिमिटिव को हम बोल सकते हैं पुरातन, और न्यूक्लियस का अर्थ होता है केंद्रक। अर्थात ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक कैसे प्रकार का होता है? आद्य प्रकार का होता है। आद्य का मतलब जो विकसित नहीं होता है, पुरातन प्रकार का होता है। आद्य को हम पुरातन भी बोल सकते हैं। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक कैसा होता है? आद्य प्रकार का होता है, पुरातन प्रकार का होता है। अर्थात जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक जो होता है वो सुस्पष्ट रूप से विभेदित नहीं होता है। केंद्रक जो होता है वो केंद्रक झिल्ली युक्त नहीं होता है। ऐसी कोशिका को कौन सी कोशिका कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। कौन सी कोशिका कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब आपको बता दें प्रोकैरियोटिक कोशिका किस किस में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवाणुओं में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? जीवाणुओं में पाई जाती है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? ब्लू ग्रीन एल्ग, नीले हरे सेवालोक के अंदर क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। तीसरा मैं आपको बता दूं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जिसका नाम मैंने अभी आपको बोला था पीपीएलओ, प्लूरो, निमोनिया, लाइक ऑर्गेनिज्म, इन सभी के अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो आकार होता है वो छोटा होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? इस तरीके का होता है, आपको मैं बता दूं, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। इस तरीके का डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। ये यूकैरियोटिक कोशिका है जिसका आपको हमने डायग्राम दिखा है। इसको पादप कोशिका कहते हैं। ये जंतु कोशिका के नाम से जाना।
ये कौन सी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में कैसा होता है? छोटा होता है। और ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होते हैं वो आकार में भी कैसी होती है? भिन्न होती है। ठीक है, एक जैसी नहीं होती। आपको मैं बता दूं सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक है, ये कौन सा स्तर है? सबसे भारी सतह होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की, जिसको बाह्य परत या इसे अवपंक परत या इसे इंग्लिश में बोलना चाहें तो इसे क्या कहते हैं? सेलाइन लेयर। सेलाइन लेयर नहीं बोले तो इसका एक और भी नाम है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से इसे जाना जाता है। ये बाह्य परत होती है। बाह्य परत के अंदर की तरफ क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल के अंदर की तरफ क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनके अंदर क्या है? पाई जाती है। क्लियर बात होगी? मैं क्या बोल रहा हूं कि सभी प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, परंतु माइकोप्लाज्मा जो होता है उनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा को छोड़ दिए बाकी सभी के अंदर क्या पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता है, स्पष्ट रूप से विभेदित नहीं होता है। और ये केंद्रक जो होता है वो किस रूप में पाया जाता है? केंद्रकाभ के रूप में पाया जाता है। केंद्रक किस रूप में पाया जाता है? न्यूक्लियोइड के रूप में पाया जाता है। केंद्रकाभ के रूप में क्या है? पाया जाता है। इनमें आनुवंशिक जो पदार्थ होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो आनुवंशिक पदार्थ कैसे पाया जाता है? नग्न अवस्था के रूप में पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ कैसे पाया जाता है? नग्न अवस्था के रूप में क्या है? पाया जाता है। ठीक है, और ये केंद्रक झिल्ली के द्वारा परिबद्ध नहीं रहता है। जबकि आप देखिए यहां पर ये केंद्रक झिल्ली होती है, ये केंद्रक है और केंद्रक झिल्ली के अंदर आप देखिए यहां पर क्या पाए जाते हैं? आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वो नग्न अवस्था में नहीं पाए जाते बल्कि केंद्रक झिल्ली के द्वारा क्या होते हैं? परिबद्ध रहते हैं। यहां पर क्या है कि कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में गुणसूत्र पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं, वो नग्न अवस्था में पाए जाते हैं, केंद्रक झिल्ली के द्वारा वो परिबद्ध नहीं होते हैं। इज इट क्लियर? देखिए आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के अलावा, ध्यान से सुनना है आप, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ जो होता है डीएनए के अलावा, ठीक है, जीवाणुओं में एक अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है। ये डीएनए कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। डीएनए कैसा होता है? वृत्ताकार रूप में पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड कहा जाता है। मैंने आपको बोला है प्लाज्मिड, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं, जिन जीवों के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उनमें डीएनए जो होता है वो कैसा पाया जाता है? इस तरीके से वृत्ताकार संरचना के रूप में क्या है? पाया जाता है। ठीक है, कैसा पाया जाता है? वृत्ताकार संरचना के रूप में पाया जाता है। तो इनमें आनुवंशिक जो डीएनए होता है उसके अलावा जो जीवाणु होते हैं उनमें डीएनए पाया जाता है। उस डीएनए को प्लाज्मिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड कहा जाता है। जब प्लाज्मिड डीएनए, ये प्लाज्मिड डीएनए है और ये प्लाज्मिड डीएनए इस प्रकार के मुख्य डीएनए से अगर जुड़ जाए, ये प्लाज्मिड डीएनए है और ये क्या है? मुख्य डीएनए। जब प्लाज्मिड डीएनए मुख्य डीएनए से आपस में जुड़ जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? एपिसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिसोम कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि एपिसोम किसे कहते हैं तो आप कहेंगे जब प्लाज्मिड डीएनए और मुख्य डीएनए आपस में जुड़ जाए, संलित हो जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? एपिसोम कहा जाता है। मैं आपको बता दूं प्लाज्मिड शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लेडरबर्ग। प्लाज्मिड शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लेडरबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने प्लाज्मिड शब्द का प्रयोग किया। और एपिसोम शब्द का प्रयोग जैकम
एपिसोम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जैकब नाम के वैज्ञानिक ने किया। जैकब और उसका एक साथी और था जिसका नाम था वॉलमैन। जैकब और वॉलमैन नामक वैज्ञानिक ने 1960 में ये एपिसोम शब्द का प्रयोग किया। आपसे पूछा जाए कि एपिसोम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो जैकब और वॉलमैन ने 1960 में किया। एपिसोम वर्ड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जैकब एंड वॉलमैन साइंटिस्ट इन 1960। तो 1960 में जैकब और वॉलमैन ने एपिसोम शब्द का प्रयोग किया। और एपिसोम क्या है? मैंने आपको बताया ये प्लाज्मिड डीएनए, और प्लाज्मिड डीएनए जब मुख्य डीएनए से जुड़ जाए तो उसे एपिसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिसोम कहा जाता है। देखिए, अब हम अंतिम दौर की ओर जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, और आपसे बता दें प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। ठीक है, इस पर हम कल बात करेंगे। फिलहाल हम आपको इतना बता दें कि जो प्रोकैरियोटिक अधिकांशतः जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो मुख्य रूप से अधिकांशतः जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो मुख्य रूप से जीवाणु कोशिका, मुख्य रूप से जो जीवाणु कोशिका होती है उस जीवाणु कोशिका में एक जटिल रासायनिक आवरण क्या है, उनमें उनके चारों ओर क्या है, पाया जाता है। और ये कोशिका आवरण 3 स्तरों के या 3 स्तरों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। पहला सबसे भारी आवरण है, इसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर की तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये दूसरा स्तर होता है। सबसे अंतिम स्तर होता है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के नाम से उसे क्या है, जाना जाता है। तो कल जो हम बात करेंगे वो है प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय कोरोना, बी सेफ एंड बी हैप्पी एट योर होम। थैंक्स वेरी मच।